नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ते हैं प्रबंधकीय क्षेत्र की नवीनतम तकनीकें। प्रबंधकीय क्षेत्र की नवीनतम तकनीकें, आधुनिक तकनीकें। प्रबंधकीय क्षेत्र में इन तकनीकों को हाल ही के वर्षों में अपनाया गया। ऐसी कौन कौन सी तकनीकें हैं वो सभी तकनीकें मैं यहाँ लिखूँगा। तो उसमें सबसे पहले आती है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध पहली तकनीक है, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध। इसकी प्रतिपादन पीटर एफ ड्रगर के द्वारा किया गया, जो मैं पहले ऑनलाइन क्लास में बता चुका हूँ। दूसरा आता है अपवाद द्वारा प्रबंध। तीसरा है व्यूह रचनात्मक प्रबंध। व्यूह रचनात्मक प्रबंध। प्रबंध की ये नवीनतम तकनीकें हैं। उत्पादकता प्रबंध। उत्पादकता प्रबंध। तीसरी पांचवी तकनीक आती है प्रौद्योगिकी प्रबंध। पांचवी तकनीक है प्रौद्योगिकी प्रबंध। प्रौद्योगिकी प्रबंध। प्रौद्योगिकी प्रबंध सूचना तकनीक से संबंधित प्रबंध है। प्रबंध सूचना प्रणाली। प्रबंध सूचना प्रणाली। इन सभी तकनीकों का संक्षिप्त वर्णन मैं बताऊंगा आपको। परिवर्तन प्रबंध। परिवर्तन प्रबंध। परिवर्तन संबंधी प्रबंध है ज्ञान का प्रबंध। नॉलेज मैनेजमेंट। तंत्र दृष्टिकोण। तंत्र दृष्टिकोण। तंत्र का मतलब सिस्टम। सिस्टम सभी कर्मचारियों अधिकारियों से मिलकर सिस्टम बनता है, तंत्र दृष्टिकोण बनता है। आकस्मिक आकस्मिकता संयोगिक दृष्टिकोण। आकस्मिकता या संयोगिक दृष्टिकोण। संघर्ष का प्रबंध। संघर्ष प्रबंध। और सबसे अंतिम आती है परिचालनात्मक प्रबंध। परिचालनात्मक प्रबंध। ये सभी नवीनतम प्रबंध की तकनीकें हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध में उद्देश्य होते हैं। अपवाद द्वारा प्रबंध में कुछ विशेष समस्याएं उच्च अधिकारियों के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। व्यू रचनात्मक प्रबंध में पहले व्यू रचना की जाती है। उत्पादकता प्रबंध उत्पादक या प्रोडक्ट से संबंधित है। प्रौद्योगिकी प्रबंध तकनीक से संबंधित है। प्रबंध सूचना प्रणाली विभिन्न उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य आपस में सूचना पहुंचाने की जो तकनीक होती है वो प्रबंध सूचना प्रणाली। परिवर्तन प्रबंध
समय समय पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करना इस परिवर्तन प्रबंध में आता है। ज्ञान का प्रबंध यानी प्रशिक्षण प्रबंध, समय समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, ज्ञान देना, इस ज्ञान के प्रबंध में आता है। तंत्र दृष्टिकोण, सिस्टम, संस्था में जितने भी कर्मचारी है उन सबको मिलाकर सिस्टम कहलाता है। सिस्टम का दृष्टिकोण, आकस्मिकता, सांयोगिक दृष्टिकोण, आकस्मिक जो भी प्रबंध किया जाता है कि भाई अभी हाथों हाथ प्रबंध में ये कार्य करना है, वो आकस्मिक या सांयोगिकता दृष्टिकोण आता है। संघर्ष प्रबंध, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष प्रबंध। और परिचालनात्मक प्रबंध, परिचालन करना, ऑपरेटिंग करना, चलाना का प्रबंध है वो परिचालनात्मक प्रबंध में आता है। आपके पाठ्यक्रम में केवल हम इन 3 तकनीकों को ही पढ़ेंगे। उद्देश्य के द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध और व्यू रचनात्मक प्रबंध, इन तीनों का ही अध्ययन किया जाएगा। बाकी जितनी भी तकनीकें हैं इनका अध्ययन आप आगे उच्च कक्षाओं में महाविद्यालय स्तर पर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उद्देश्य के द्वारा प्रबंध। उद्देश्य निर्धारण करना, ऑब्जेक्टिव्स निर्धारण करना। इस तकनीक का प्रतिपादन पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में किया। पहले वाले वीडियो क्लास में हमने पीटर एफ ड्रकर का योगदान और जीवन परिचय पढ़ा है। उसमें मैंने बताया था कि पीटर एफ ड्रकर ने उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध का जन्म दाता है और उसकी जानकारी, जीवन परिचय और योगदान भी पढ़े हैं। आज हम उद्देश्य के द्वारा प्रबंध की संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे। बाद में इस तकनीक को बाद में इस तकनीक को प्रोफेसर स्लेह ने जो परिणाम द्वारा प्रबंध नाम दिया। परिणाम द्वारा प्रबंध के नाम से प्रस्तुत किया। बाद में इस तकनीक को प्रोफेसर स्लेह ने परिणाम के द्वारा प्रबंध के नाम से प्रस्तुत किया। थोड़ा बहुत इसने परिवर्तन भी किया है। उद्देश्य के द्वारा प्रबंध में परिणाम अवश्य निकलता है, इसलिए प्रोफेसर स्लेह ने परिणाम द्वारा प्रबंध के नाम से इस तकनीक को प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य द्वारा प्रबंध की तकनीक का अर्थ, उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रणाली है प्रबंध एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उच्चाधिकारी अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी, प्रबंध एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उच्चाधिकारी अधीनस्थ अधिकारी मिलकर
संयुक्त रूप से उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रणाली है, ऐसा सिस्टम है जिसमें उच्चाधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी मिलकर संयुक्त रूप से सभी मिलकर उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उद्देश्य प्राप्ति हेतु उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रबंधकीय क्रियाओं का संचालन करते हैं। उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रबंधकीय क्रियाओं का संचालन करते हैं। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रबंधकीय कार्य जितने भी होते हैं वो सब कार्य करते हैं। संसाधनों का अच्छा उपयोग होता है। संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाता है। प्रभावी उपयोग किया जाता है। संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन दोनों का अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है। इस उद्देश्य के द्वारा प्रबंध में एकीकरण होता है। व्यक्ति और संगठन में एकीकरण स्थापित होता है। व्यक्ति और संगठन में एकीकरण स्थापित होता है। एकीकरण इसलिए स्थापित होता है क्योंकि इसमें सभी मिलकर उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उच्च अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी सब मिलकर उद्देश्य बनाते हैं। इसलिए व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी और संगठन में एकीकरण स्थापित होता है। अब पढ़ते हैं इसकी प्रकृति। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति, इसका नेचर क्या है? प्रकृति में कार्यात्मक अवधारणा है। कार्यात्मक अवधारणा, कार्यात्मक विचार है। इसमें कार्य को महत्व दिया जाता है। कार्यात्मक अवधारणा यानी ऐसा विचार या ऐसी धारणा जिसमें कार्य को प्रमुखता दी जाती है। उद्देश्य निर्धारण को महत्व है। उद्देश्य निर्धारण को महत्व दिया जाता है। उद्देश्य निर्धारण को अधिक महत्व देते हैं। इसमें ये एक कार्यात्मक अवधारणा है, कार्यात्मक विचार है। कार्य को प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है और उद्देश्य निर्धारण का इसमें बड़ा ही महत्व है। अगली प्रकृति में आता है, ये अवधारणा उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया पर ज़्यादा ध्यान देती है। यह अवधारणा उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया पर ज़्यादा ध्यान देती है। प्रक्रिया पर ज़्यादा महत्व देती है। ये विचार, ये अवधारणा उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया पर ज़्यादा महत्व देती है। अगली है, यह सहभागिता पर आधारित है। यह विचारधारा
सहभागिता पर आधारित है। ये विचारधारा सहभागिता पर आधारित है। पार्टिसिपेटिंग, सहभागिता यानी जब उद्देश्य का निर्माण किया था ना, उच्चाधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी ने मिलकर किया, इसलिए वो सहभागिता पर आधारित है। इसमें सभी का समान रूप से भूमिका होती है, सभी समान रूप से इस उद्देश्य निर्धारण में कार्य करने में समान रूप से भाग लेते हैं, इसलिए ये विचारधारा सहभागिता पर आधारित है। यह अवधारणा परिणामोन्मुखी पर आधारित है। यानी इस अवधारणा के अनुसार परिणाम अवश्य निकलता है। उद्देश्य निर्धारण होते हैं, इसलिए परिणाम निकलना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए यह अवधारणा परिणामोन्मुखी पर आधारित है। तो बच्चों, इन सब को आप अपने नोटबुक में नोट करें। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।